खजूर छाप डालडा, इसे ही तो कहते थे हम गरीब भारतीयों का असली घी। कुछ सालों पहले तक हम सभी के घरों में यह पैकेट देखने को जरूर मिल जाता था। असली वनस्पति डालडा आज भी ममता की कसौटी पर खरा। चाहे पूरी कचौड़ी बनानी हो या फिर मीठे पकवान, डालडा में ना बने तो स्वाद ही नहीं आता। लेकिन उस टाइम पर हर मिडिल क्लास इंडियंस का सबसे पसंदीदा यह वनस्पति घी आज गायब कहाँ हो गया? क्या लोगों ने इसे इसलिए खाना बंद कर दिया क्योंकि इसमें जानवरों का चर्बियों का इस्तेमाल होता था? वह सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, आप दिल्ली के चांदनी चौक में पराठे वाली गली की बात करें या फिर किसी मशहूर हलवाई की गर्मा गर्म मिठाइयों की, आज से कुछ सालों पहले तक ज्यादातर चीजों को डालडा में ही बनाया जाता था। लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत हो गई थी 94 साल पहले ही, जब 1930 के टाइम पर नीदरलैंड की एक कंपनी डाटा भारत में देसी घी के सस्ते अल्टरनेटिव के रूप में वनस्पति घी बेचा करती थी। क्योंकि ब्रिटिश राज में इंडियंस का जेब इतनी हल्की हो गई थी कि देसी घी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास घरों में पूरी तरह से गायब हो गया था और यह सिर्फ नवाबों या फिर शाही खानदान की रसोइयों का शान हुआ करता था। अब उस समय आज की तरह इतने सारे वेजिटेबल ऑयल्स के ऑप्शन नहीं थे। ऐसे में घी ने जो अमीरों और गरीबों के बीच में गैप क्रिएट कर दिया था, उसे भरने के लिए वनस्पति घी की जरूरत की महसूस होने लगी। इस तरह से डाटा एंड कंपनी का यह हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी देश में इंपोर्ट होने लगा, जिसे डाटा वनस्पति के नाम से बेचा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति घी तो सुना है, लेकिन यह हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी क्या है? असल में यह एक मेथड है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल या फिर किसी भी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है ताकि वह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और एक टाइम पर हम सभी का पसंदीदा डालडा भी इसी तरह से बनाया जाता था। अब इधर एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर, जिसे आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर डालडा के वनस्पति घी पर पड़ी। इस समय तक यह लोग ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में काफी सक्सेस हो गए थे और यूरोप के अंदर फूड प्रोडक्ट बिजनेस में भी एंटर कर चुके थे। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों न इंडिया में वनस्पति घी से शुरुआत की जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट नजर आ रही थी। यही सोचकर लीवर ब्रदर ने डालडा कंपनी से इस वनस्पति घी को बनाने के राइट्स खरीद लिए। लेकिन डालडा कंपनी की एक शर्त यह थी कि आगे भी ब्रांडिंग प्रोडक्ट के नेम सेम यानी कि डालडा से ही होगी। हालांकि लीवर ब्रदर भी अपने नाम को इस ब्रांड के साथ में जोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो इस एग्रीमेंट से डिसएग्री कर जाते हैं और फिर आखिरकार बीच का समाधान यह निकल कर आता है कि डालडा नाम के बीच में लीवर ब्रदर का एल डाल दिया जाए और इस तरह से डालडा का नाम चेंज होकर डालडा बन गया। इसके राइट्स खरीदने के बाद से वनस्पति घी बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और सिवरी में एक फैक्ट्री स्टार्टअप की गई, जो कि आज मुंबई का पार्ट है। वनस्पति घी को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया गया, मशीनरी लगाई गई और कई सारे पड़ाव को पार करते हुए आखिरकार 1937 में डालडा को लॉन्च कर दिया। यह देसी घी एक अच्छा अल्टरनेटिव तो था ही, साथ ही इसकी मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा थी। ऐसे में डालडा को पहचान बनाने में ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए था ना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस घी से एक अजीब सी स्मेल आती थी जिसे इंडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए स्वाद और सुगंध के मामले में देसी घी के सामने डालडा को खड़ा करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। डालडा को मार्केट में लॉन्च हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी वह अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी भी परेशान थी, आखिर वह ऐसा क्या करे कि लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदने लगे। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिटास की, जो कि अपनी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए आज भी जाना जाता है। लिटास में काम करने वाले हर्वे डंकल ने डालडा के एड कैंपेन का चार्ज संभाला और उन्होंने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन क्रिएट किया। ये बेसिकली एक शॉर्ट
शॉर्ट फिल्म थी जिसे सिनेमा घरों में फिल्म स्टार्ट होने से पहले या फिर इंटरवल के दौरान दिखाया जाता था। इसके अलावा लाखों की संख्या में पम्पलेट बांटे गए, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एड प्रिंट करवाए गए जिसमें दिखाया गया था कि जो माँ बच्चों की केयर करती है वह डालडा इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कंपनी ने डालडा की कुक बुक निकाली जिसमें लोग तरह तरह की नई नई रेसिपी सिखाते थे, साथ ही उससे डालडा का प्रमोशन हो जाता था। अब दोस्तों प्रमोशंस के ये सारे तरीके पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उनका क्या जो न तो सिनेमा घरों में जाते थे और न ही पढ़ना लिखना जानते थे। इसके लिए लिटांस ने एक बहुत बड़ी कमाल की आइडिया निकाला जिसमें वह डालडा के टीन के जैसे दिखने वाली एक गोल वैन को सड़क पर घुमाने लगे ताकि वह लोगों का अट्रैक्शन हासिल कर सके। और हाँ, डालडा के मार्केटिंग टीम ने जगह जगह पर स्टॉल लगाने शुरू कर दिए जहां खड़े होकर लोग डालडा को छूकर उनके टेक्सचर को देसी घी से मैच करवा पाते थे और इससे बने हुए फूड्स को भी टेस्ट कर पाते थे। और दोस्तों इतने करीब से जानने के बाद लोगों के मन में डालडा को लेकर विश्वास बनने लगा। ऊपर से 100% शुद्ध वनस्पति घी से बना जैसी टैगलाइन ने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया। साथ ही पीले रंग के डिब्बे पर बने पाम ट्री के फोटो ने लोगों के बचे खुचे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। इस तरह से धीरे धीरे लोग देसी घी के इस सस्ते अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करने लगे और डालडा की मार्केट एक्सपेंड होती चली गई। कंपनी ने हर तरह के कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई जिसके तहत उन्होंने अलग अलग साइज के डालडा के पैकेट मार्केट में उतारने शुरू कर दिए, जैसे कि कम खपत होने वाले घरों के लिए 1 किलो वाला छोटा प्लास्टिक या फिर टीन का पैकेट निकाला, बड़ी फैमिलीज के लिए एक बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स निकाले और फिर रेस्टोरेंट या फिर ढाबों के लिए चकोर और बड़ा टीन का कंटेनर निकाला। अब दोस्तों लीवर ब्रदर के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क तो था ही, इसी का ही यूज करके उन्होंने डालडा को देश के हर कोनों में पहुंचा दिया और कुछ इस तरह से डालडा वनस्पति घी ने मार्केट में जोर पकड़ लिया और यह भारतीय घरों में शुद्ध देसी घी का भरोसेमंद अल्टरनेटिव बन गया था। डालडा की कीमत देसी घी के मुकाबले बहुत कम थी, इसीलिए गरीब और मिडिल क्लास कस्टमरों के लिए डालडा खरीदना कम खर्चीला साबित होता था। इसके अलावा इसे कुछ इस तरह से एडवर्टाइज किया गया था जिससे लोगों को लगने लगा कि यह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। 1940 और 1950 के दौरान दूध और घी की कमी की वजह से सरकार ने भी वनस्पति घी को काफी प्रमोट किया था जिससे डालडा की राह और काफी आसान हो गई। शुरुआती 40 सालों तक डालडा के सामने मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं था और 1980 में तो यह कंपनी बाजार में अकेले ही कब्जा करके रही। और हाँ, कमाल की बात तो यह है कि डालडा सिर्फ भारत में ही फेमस नहीं हुआ बल्कि इसकी पॉपुलर एशिया के और भी कई सारे देशों में देखने को मिला। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों में हम सभी को पता है कि इंडिया मार्केट के अंदर डालडा की डिमांड में काफी कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में आज भी डालडा खूब इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में इसकी पॉपुलर कम होती चली गई। असल में दोस्तों आजादी के बाद से डालडा के नक्शे कदम पर चलते हुए कई सारे और भी ब्रांड ने मार्केट में एंट्री ले ली, जैसे कि गंगारथ, जमीनी, सुहाना, अशोका और पनघट। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन की वजह से डालडा का मार्केट शेयर कम होने लगा, पर क्योंकि यह एक पुरानी और पैसे वाली कंपनी थी इसीलिए कंपटीशन के आगे निकलना इसके लिए कोई भी मुश्किल का काम नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंजिंग डालडा के लिए यह था कि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि 1950 के एंड तक डालडा एक बहुत बड़े विवाद में फंस गया था। असल में इस दौरान डालडा को बैन करने की मांग उठने लगी थी। बात इतनी बढ़ गई कि यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा तबला डालडा के खिलाफ था और इसे वह विलायती घी और असली घी का नकली रूप कहा करते थे। विरोध इतना बढ़ गया कि लोग शादी विवाह में खाना खाने से भी कतराने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना विलायती घी से बना हो। डालडा को लेकर एक अजीब तरह की हिट फैलने शुरू हो गई। लोग इसे मिलावटी और सेहत के लिए हानिकारक मानने लगे थे। वनस्पति घी को लेकर लोगों के मन में बढ़ते हुए कॉन्सर्स को देखकर उस समय के लोकसभा मेंबर ठाकुरदास भार्गव ने एक बिल पेश किया था कि सरकार को वनस्पति घी का उत्पाद और बिक्री देश में बंद कर देना चाहिए। कई सारे लोग इस बिल के समर्थन में थे,
लेकिन फिर भी इसे पास नहीं किया गया। अब इसका पहला रीजन था कि उस टाइम पर देश में दूध की भारी कमी थी और दूसरा यह कि हर आदमी देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे सिचुएशन में डालडा को बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसके अलावा बैन न करने का एक मेन रीजन था एम्प्लॉयमेंट। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। बेरोजगारी अपने चरम पर थी और सरकार के ऊपर नौकरी देने का प्रेशर भी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में अगर वह वनस्पति घी के उत्पाद और बिक्री को बैन कर देते तो फिर हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते, क्योंकि उस समय तक देश में वनस्पति घी के 47 कारखाने थे जहां 300 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे और इन सबको बेरोजगार करना देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ी इफेक्ट डाल सकता था। इस विवाद को लेकर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक सर्वे कराया था इस पूरे मामले पर जनता की भी राय ली जा सके, लेकिन इससे भी कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला और इतने विवादों के बावजूद भी डालडा देश में बिकता रहा। लेकिन फिर आगे चलकर 1990 के दशक में एक बार फिर से डालडा के खिलाफ आवाज उठी और इस बार इसका रीजन था एक रिसर्च जो कि ह्यूमन बॉडी पर होने वाले ट्रांस फैक्ट के प्रभाव पर की गई थी। कमाल की बात तो यह है कि इस रिसर्च के लिए खुद यूनिलीवर ने फंडिंग की थी, जो कि बाद में जाकर उसी के गले की हड्डी बन गई, क्योंकि इस रिसर्च से पता चला कि ट्रांस फैक्ट से हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। यह बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिसके चलते हार्ट के रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब वैसे तो ट्रांस फैक्ट कुछ नेचुरल फैक्ट में भी पाए जाते हैं, पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डालडा वनस्पति को बनाने के लिए हाइड्रोजेनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए उसमें ट्रांस फैक्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। इसी को देखते हुए यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेगुलेशन बना दिया कि कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट पर लेबल करे कि उसमें कितना ट्रांस फैक्ट अवेलेबल है। इस पहल के बाद यूएस में वनस्पति घी का इस्तेमाल कम होने लगा और कई सारे देशों ने तो इन्हें बैन भी कर दिया। इधर इंडिया में भी लोग इसे रिसर्च के बाद से थोड़े जागरूक होने लगे और डालडा का कम इस्तेमाल करने लगे। लेकिन दोस्तों, इससे भी कंपनी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि उन्हें अफवाहों ने पहुंचाया। असल में 1990 के दौरान डालडा पर यह इल्जाम भी लगाया जाने लगा कि इसमें जानवरों का फैट मिलाया जाता है। अब वनस्पति घी तो हमारे देश में काफी समय से विवाद का एक विषय था और इसे बैन करने की मांग भी रह रह कर उठती जा रही थी। ऐसे में इस अफवाह को लोगों ने सचमुच मानने में जरा भी देरी नहीं की। इसके अलावा भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, जिन्हें जानवर की चर्बी मिलाने वाली बात ने पूरी तरह से ही हर्ट कर दिया। और दोस्तों, जो वेजिटेरियन नहीं भी थे उनके मन में भी शंका आने लगी कि पता नहीं इसमें किस जानवर का फैट मिला होगा। इसीलिए बिना किसी तर्क के लोगों ने इसके इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कंपनी ने लोगों की रसोइयों तक पहुंचने का भी खूब प्रयास किया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस समय तक अब बहुत सारे रिफाइंड ऑयल ब्रांड मार्केट में आ चुके थे जो कि वनस्पति घी के मुकाबले ज्यादा हेल्दी थे। ऐसे में लोगों का रुझान इन नए ऑयल्स की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे डालडा उसकी ग्रेसली लिस्ट में हमेशा के लिए गायब हो गया। डालडा ने अपनी वापसी की भरपूर कोशिश की, लेकिन न ही वह अपने ग्राहकों का विश्वास जीत पाया और न ही अपने गिरते हुए मार्केट शेयर को बचा सका। और दोस्तों, आखिरकार इससे तंग आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2003 में इसे एक अमेरिकन फूड कंपनीज बंच को बेच दिया। इस तरह से डालडा, जिसका कभी इंडिया मार्केट में मोनोपोली हुआ करता था, अपने विवादों और नए कंपटीशन से टिक नहीं सका और मार्केट से ऑलमोस्ट पूरी तरह गायब हो गया। दूसरी तरफ इंडिया में वनस्पति घी के बाकी ब्रांड के लिए भी नए नए रिफाइंड ऑयल ब्रांड के सामने सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए इनमें कुछ ब्रांड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में मर्ज हो गए और कुछ को तो इमामी, एग्रो, अडानी, विलमार और इन जैसे इंडियन कंपनीज ने एक्वायर कर लिए। अब दोस्तों, अगर आज की बात करें तो बंज ने डालडा ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है। कंपनी ने पहली बार 2007 में डालडा ब्रांड नेम के अंदर ही एडिबल ऑयल की काफी रेंज लॉन्च की थी, जिसे कि हस्बैंड चॉइस टैगलाइन के साथ में पेश किया गया। नया डालडा हस्बैंड चॉइस रिफाइंड ऑयल, स्वाद लो, एक्टिव रहो।
लेकिन कंपनी को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी यह टैगलाइन काम नहीं कर रही है और न ही वह मार्केट तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। इसीलिए 2013 में बंज ने डिब्बा खाली पेट फुल टैगलाइन के साथ अपने प्रोडक्ट का आइनअप को फिर से लॉन्च किया। क्योंकि माँ हमेशा जानती है कि जब डालडा रिफाइंड ऑयल के साथ खाना बने इतना स्वादिष्ट बने कि हर रोज डब्बा खाली पेट फुल। डब्बा खाली पेट फुल, डब्बा खाली पेट फुल। डालडा रिफाइंड ऑयल। साथ ही ब्रांड को नई पोजीशन देने के लिए कंपनी ने कई तरह के कैंपस रन किए, जिसका असर यह हुआ कि आज बहुत से घरों में डालडा के एडेबल ऑयल ने अपनी जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, डालडा वनस्पति घी का क्या हुआ? कमाल की बात यह है कि डालडा का वनस्पति घी भी अब समय की मांग को देखते हुए काफी बदल चुका है, क्योंकि अब आप उसके पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं कि ट्रांस फैट फ्री। जब खाना बने नए ट्रांस फैट फ्री डालडा वनस्पति के साथ। नया डालडा वनस्पति है ट्रांस फैट फ्री, यानी खाना बने स्वाद में बेहतर और सेहत में रिफाइंड ऑयल के बराबर। तो हुआ ना, सेहत में वाह, स्वाद में मुआ। पर सवाल यह है कि ट्रांस फैट फ्री हुआ कैसे? असल में इसे बनाने के लिए अब हाइड्रोजनेशन नहीं बल्कि एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि शुद्ध देसी घी का अल्टरनेटिव डालडा, जिस पर अनहेल्दी का टैग लगा हुआ था, वह पहले जैसे हानिकारक नहीं रहा। हालांकि ज्यादातर लोग इससे अभी भी अनजान हैं और डालडा को पहले की ही तरह अनहेल्दी मानते हैं। यही वजह है कि इंडिया मार्केट अब वनस्पति घी को दोबारा अपनाएगी या नहीं, अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे डालडा का इस्तेमाल आपके घर में होता था या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।